हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, उसी प्रकार देखिए अब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारे विषय कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ये फर्स्ट पेपर आपका, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इससे पहले इसके देखिए 3 चैप्टर हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर वो चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, और देखिए वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको एक एक बार अभी से, अगर शुरू से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो लास्ट तक आप तैयारी सारी अच्छे से कर पाएंगे और आपको देखिए ज्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि हम एक साथ सारी क्लासेस कर लें तो देखिए आप क्लासेस तो सारी रिकॉर्डेड होंगी, आप कर सकते हैं, लेकिन आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में वो सारी चीजें एक साथ याद नहीं होंगी। तो इसीलिए अभी जैसे एक एक क्लासेस आपको मिल रही है, उसी हिसाब से आप अभी थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते जाइए और धीरे धीरे देखिए ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। तो अभी से तैयारी करिए। ये जो देखिए 50 वाले हैं 3 पेपर, ठीक है, तो अभी हम देखिए फर्स्ट पेपर लेकर चल रहे हैं। तो अगर ये फर्स्ट पेपर आप अभी से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतनी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई किताबी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किताब से छाप देते हो। देखिए बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कि आप आसानी से सारी चीजें समझ सकें और अच्छे से याद कर सकें। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर देखें। और देखिए चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, ठीक है, जिसका नाम है देखिए प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए ये चैप्टर 4 चल रहा था, इसकी एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। उसमें हमने पढ़ा था वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। अब उसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ये चैप्टर देखिए थोड़ा बड़ा है, तो 3 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी, यानी बौद्ध काल में शिक्षा कैसी हुआ करती थी। तो देखिए बौद्धकालीन शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली थी जो महात्मा बुद्ध के समय प्रचलित थी। यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा थी ये कब फेमस थी, यानी कब प्रचलित हुई थी, महात्मा बुद्ध के समय। ठीक है, इसके उद्देश्य मानव के नैतिक, मानसिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास करना। यानी इसका उद्देश्य था कि मानव का नैतिक, मानसिक और चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास करना। इस शिक्षा का केंद्र बौद्ध संघ, विहार और मठ थे। यानी इसमें शिक्षा का केंद्र कहाँ थे, देखिए संघ थे, विहार, मठ। यानी ये शिक्षा कहाँ कहाँ पर दी जाती थी, बौद्ध संघ होते थे जो, विहार होते थे, ठीक है, और मठों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई और व्यवहारिक थी। शिक्षा कैसी होती थी, जीवन से जुड़ी हुई और व्यवहारिक। अभी देखिए ये संघ क्या होता है, बिहार क्या होते हैं, मठ क्या होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, समझ लीजिए आजकल के जो स्कूल होते हैं, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, यही सब होते थे बिहार, मठ और संघ। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण। तो देखिए बौद्धकालीन शिक्षा सरल, नैतिक और अनुशासित थी। यह शिक्षा समानता पर आधारित थी। इसमें शिक्षा निशुल्क दी जाती थी, यानी इसके लिए कोई शुल्क बच्चों को नहीं देना पड़ता था। जैसे कि इससे पहले हम पढ़ रहे थे गुरुकुल वाली शिक्षा, यानी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, तो उसमें भी देखिए कोई शुल्क नहीं पड़ती थी। बस क्या था, उसमें लास्ट में जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। चलिए ठीक, आगे समझते हैं। तथा गुरु शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होते थे। और देखिए गुरु और शिष्य के बीच काफी अच्छे संबंध होते थे। शिक्षा व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी थी, यानी शिक्षा व्यवहारिक होती थी और जीवन में उसका उपयोग होता था। इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। चलिए अब हम समझते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो देखिए इस शिक्षा में मौखिक शिक्षण पद्धति अपनाई जाती थी। यानी शिक्षण पद्धति कैसी हुआ करती थी, मौखिक रूप से। शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। सेवा, अनुशासन और आत्म संयम को विशेष महत्व दिया जाता था। चलिए हम समझते हैं कि जो मठ है, मठ और विहार, इसका क्या मतलब है। तो देखिए बौद्ध जो थे, यानी बौद्ध भिक्षु जो थे, जहां पर रहते थे, जिनका निवास स्थान हुआ करता था, उसे कहा जाता था मठ। और जो विहार थे, यानी जो शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र होते थे, उनको कहा जाता था विहार। ठीक है, ये बिहार राज्य वाला बिहार नहीं है। ठीक है,
तो दोबारा समझिए, यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान उसे कहते हैं हम क्या, मठ। ठीक है। और विहार कौन सा होता था, जो शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र होते थे उसे कहा जाता था विहार। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण, नैतिक विकास, आत्म संयम और सत्य, अहिंसा तथा मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था, चरित्र निर्माण करना, नैतिक विकास करना, आत्म संयम और सत्य, अहिंसा तथा मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं संघ। संघ का मतलब होता है समुदाय, यानी जहां पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। ठीक है, उनका संगठित समूह। देखिए बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र संघ था। ठीक है। शिक्षा संघ में रहकर ही प्राप्त की जाती थी। संघ में प्रवेश के लिए प्रवज्जा और उपसंपदा संस्कार किए जाते थे। तो चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रवज्जा क्या है और उपसंपदा क्या है। ठीक है। तो देखिए प्रवज्जा, इसका क्या मतलब होता है, प्रवज्जा मतलब संघ में प्रारंभिक प्रवेश। ठीक है। यानी ग्रह त्याग, गृहस्थ जीवन त्याग कर भिक्षु जीवन में प्रवेश। तो देखिए भिक्षु क्या होता है, भिक्षु का मतलब होता है विद्यार्थी या छात्र। जैसे आजकल आप स्कूल जाते हैं तो देखिए स्कूल में आपको या तो विद्यार्थी कहा जाता था, ये कहा जाता है, या फिर छात्र। ठीक है। लेकिन बौद्ध काल में क्या होता था, विद्यार्थी को भिक्षु कहा जाता था। ठीक है। तो देखिए यह 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। यानी देखिए जैसे आज है कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब देखिए उसकी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती है। ठीक है। लेकिन जब बौद्ध काल में क्या था, जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था, ठीक है, तब उसको घर त्याग कर उसे क्या है, संघ में प्रवेश दिया जाता था, यानी पढ़ने के लिए भेजा जाता था। चलिए अब हम समझते हैं उपसंपदा क्या है। तो देखिए पूर्ण भिक्षु बनने की प्रक्रिया, यानी जब देखिए जो विद्यार्थी है पूर्ण रूप से भिक्षु बन जाता था तो इस प्रक्रिया को कहा जाता था उपसंपदा। यानी पूर्ण रूप से भिक्षु का दर्जा प्राप्त होता था। ठीक है। और ये कब देखिए, 20 वर्ष की आयु में, यानी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, ठीक है, तब होता था उपसंपदा। उसी को कहा जाता है कि जब शिक्षा पूरी हो जाए उसे कहा जाता था उपसंपदा। कब, बौद्धकालीन समय में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। चलिए देखिए छात्र की दिनचर्या। तो देखिए छात्र प्रातः जल्दी उठते, ध्यान करते, गुरु की सेवा करते और अध्ययन करते थे। गुरु की सेवा करना शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता था। यानी गुरु की सेवा करना शिक्षा का क्या है, आवश्यक अंग माना जाता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क था। चलिए अब हम समझते हैं गुरु और शिष्य संबंध। ठीक है। तो देखिए गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर एवं घनिष्ठ संबंध होते थे। गुरु शिष्य के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखता था। ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो देखिए मठों की व्यवस्था, यानी शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। गुरु और शिष्य साथ रहते थे। जैसे कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य भी एक साथ रहते थे, वैसे ही बौद्ध कालीन में भी गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। बड़े विहारों का निर्माण राजाओं द्वारा किया जाता था। यानी जो बड़े विहार बनाए जाते थे, यानी शिक्षा के जो बड़े बड़े केंद्र बनाए जाते थे, वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, राजाओं के द्वारा, यानी धनी लोगों के द्वारा, जिनके पास काफी पैसे हुआ करते थे। ठीक है, वो बनाते थे बिहार, यानी शिक्षा के केंद्र। चलिए आगे देखिए अध्ययन पद्धति, यानी जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। तो देखिए अध्ययन पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, ध्यान और मनन की विधियां प्रचलित थी। ठीक है। यानी जो एजुकेशन सिस्टम था वो ओरल था, यानी मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है देखिए स्त्री शिक्षा। तो देखिए प्रारंभ में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शुरुआत में क्या था, देखिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, पर बाद में भिक्षुणी संघ के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पहले केवल भिक्षु लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, इसके बाद धीरे धीरे भिक्षुणी भी संघ में शिक्षा ग्रहण करने लगी, यानी महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त होने लगी। नेक्स्ट है देखिए जन साधारण की शिक्षा, यानी जन साधारण को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा सरल और सुलभ थी। ठीक है। जन साधारण की शिक्षा, तो देखिए जन साधारण को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। शिक्षा सरल और सुलभ थी, यानी शिक्षा कैसी थी, सरल और सुलभ थी। नेक्स्ट है देखिए भौतिक शिक्षा, यानी
चिकित्सा, आयुर्वेद, शिल्प, वास्तु, सैन्य शिक्षा और उद्योग संबंधी शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट है देखिए शिक्षा आरंभ करने की आयु। शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु लगभग 8 वर्ष मानी जाती थी। ठीक है, अध्ययन की अवधि यानी शिक्षण कार्य कब तक होता था, तो अध्ययन की अवधि सामान्यतः 10 से 12 वर्ष होती थी। ठीक है, 10 से 12 वर्ष तक शिक्षण कार्य करवाया जाता था। तो देखिए ये सारी चीजें हमने बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझा। बस आपको यही सारी चीजें समझ लेना है। ठीक है, एक दो बार रिवाइज कर लेना है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। तो चलिए अब हम समझते हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था यानी इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था या मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, कैसे भारत में आई, ठीक है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम समझते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। इस धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहा जाने लगा। इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल, ठीक है, यानी ये मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक है, 1200 से लगाकर 1700 ईस्वी तक, ठीक है, अथवा मुस्लिम काल भी कहा गया या मुस्लिम काल की संज्ञा दी गई। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा था। यानी जो भारत था पहले से ही, प्राचीन समय से ही आकर्षण का केंद्र रहा था। भारत में वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर, यानी भारत की वैभव और संपन्नता यानी रुपया पैसा से आकर्षित होकर मुसलमान ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। ठीक है, 8वीं शताब्दी में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। उनका उद्देश्य केवल भारत की धन संपत्ति को लूटना था, परंतु बाद में वह, देखिए जो पहले मुस्लिम शासक आए तो उनका मेन उद्देश्य था कि भारत से जितना ज्यादा हो सके हम यहाँ से सोना चांदी पैसे ये सारी चीजें लूट कर ले जाएं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में यह यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के बारे में सब कुछ समझा, तब उनको लगा कि यहाँ चलो धीरे धीरे शासन ही क्यों ना करने लगे। पहले भारत पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत पर किसने आक्रमण किया, महमूद गजनबी ने। उसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो चलिए अब हम समझते हैं मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य। तो देखिए ज्ञान का प्रसार करना, यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना, इस्लाम धर्म का देखिए ज्ञान प्रदान करना, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भारत में थे ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू थे, और जो ये मुस्लिम शासक आए तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि धीरे धीरे भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोगों को अपने धर्म में जोड़ा जा सके। इस प्रकार धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे, मुस्लिम धर्म का प्रचार करते थे, उसकी अच्छाइयाँ बताते थे, उसके बारे में बताते थे। तो कुछ लोग धीरे धीरे देखिए मुस्लिम धर्म अपना लेते थे। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया जाए। ये भारत में इस्लाम धर्म पर बल देना। तो देखिए जो मुस्लिम शासक आए उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। ठीक है, इस पर ज्यादा बल दिया जाए, जिससे लोगों को यानी भारतीयों को इस्लाम धर्म का के बारे में बताया जा सके और इस्लाम धर्म उनको दिया जा सके, यानी जिससे कि वो इस्लाम धर्म को अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हों। और नेक्स्ट है देखिए मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी। तो देखिए इसको समझिए। तो देखिए मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो थी भारत की शिक्षा प्रणाली नहीं थी, और मुस्लिम शासक भी भारत में विदेशी थे, इसलिए भारतीयों को इन पर विश्वास नहीं था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीयों को मुस्लिम शासक के प्रति वफादार बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के लिए अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था करवाई। यानी अरबी और कौन सी भाषा, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी भाषा की व्यवस्था करवाई। और देखिए जिन हिंदुओं ने यानी जिन भारतीयों ने अरबी और फारसी का अध्ययन किया, ठीक है, उनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति प्रदान की, जिससे देखिए इनके धर्म का और प्रचार प्रसार बढ़ गया। नेक्स्ट है देखिए सांसारिक विलासिता की प्राप्ति। तो देखिए इसका क्या मतलब है, मुस्लिम शासक विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। इस्लाम के अनुसार मानव जीवन में भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी।
ठीक है। यानी मध्यकालीन मुस्लिम शासक सांसारिक ऐश्वर्यपूर्ण और भोग विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। नेक्स्ट है देखिए इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो मुस्लिम शासक थे उनको पता था कि भारत में देखिए इस्लाम धर्म को कोई जानता नहीं है। तो इस हिसाब से इसकी अच्छाई बताई जाए, यानी इस्लाम धर्म का इस हिसाब से प्रचार किया जाए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी अच्छाइयों को समझेंगे तो जुड़ना को प्रारंभ होंगे, यानी तभी लोग इससे जुड़ना शुरू होंगे। ठीक है, इसलिए वो ज्यादातर इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को बताते, उसके विशेषताओं को बताते, ठीक है, और अगर उसमें कोई शामिल हो रहा है तो उसको उच्च श्रेणी यानी अच्छे अच्छे पदों पर भी नियुक्ति देते। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक आधार। तो मध्यकालीन शिक्षा मुख्यतः इस्लाम धर्म पर आधारित थी। कुरान, हदीस, फिक्र फिकह का अध्ययन अनिवार्य माना जाता था। ठीक है, शिक्षा के केंद्र इस काल में शिक्षा मकतब, यानी मकतब क्या होते थे, प्राथमिक विद्यालय और मदरसा उच्च के माध्यम से दी जाती थी। यानी जो शिक्षा थी कैसे मकतब और मदरसों में दी जाती थी। मस्जिदें भी शिक्षा के केंद्र थी। ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या था? तो देखिए शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से अरबी और फारसी भाषा था। अरबी और फारसी भाषा, बाद में उर्दू भाषा का विकास हुआ। ठीक है, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में धार्मिक विषयों के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और इतिहास भी शामिल थे। अगला है देखिए शिक्षक का स्थान। तो देखिए शिक्षक यानी मौलवी या उलेमा को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ठीक है, मौलवी और उलेमा जो शिक्षण कार्य करवाते थे, यानी टीचर हुआ करते थे। गुरु शिष्य संबंध अनुशासन पर आधारित था। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, यानी बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था और मध्यकालीन। तो एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्लास में और देखिए नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा यानी स्वतंत्रता से पूर्व किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था थी। अगले लेक्चर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।